क्यों होता है पीसीओडी या पीसीओएस, होने की वजह क्या है? जब आपका स्ट्रेस क्रिएट होना शुरू हो जाता है तो आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो जब स्ट्रेस होगा, जब वो अपनी चीज़ें ठीक से हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि नेचुरली नाउ आप छोटे बच्चे से पुबर्टी एज में चले जा रहे हो, उससे आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे होने शुरू हो जाते हैं, आपके पीरियड्स डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं। तो आपका जो इंसुलिन है उसको आपके हार्मोन्स बाकी के रिलीज नहीं करने देता। तो अगर मैं पीसीओडी और पीसीओएस में आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा थोड़ा डेंजरस कौन सी है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बहुत सारे आए। तो जब किसी फीमेल को पीसीओडी होता है या पीसीओएस होता है तो उस टाइम पे क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती है? मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं हो पाता जब तक उसके हार्मोन्स बैलेंस नहीं होते। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर हमारे शो में। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो भी डिफरेंट होने वाला है। जैसे हम हेल्थ के ऊपर बातें करते हैं, हमने अपने लास्ट प्रोग्राम में भी हेल्थ के ऊपर डिस्कशन किया था, और हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है वो पीसीओडी और पीसीओएस होने वाला है। और इस पर विस्तार से इस पर चर्चा करने के लिए और गहराई से जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं इला जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। आपसे बात करके मुझे सच में बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत मज़ा आता है। लास्ट टाइम भी आपसे जब बात हुई थी तो आपने बहुत ही डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हमें दिया था और बहुत ही गहराई में जाकर आपने जवाब दिया था। तो मैंने सोचा कि ये एक टॉपिक और है, पीसीओडी और पीसीओएस, जिसके बारे में लोग जानते तो हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो लोगों के मन में होता है जानने के बाद भी। तो मैं कुछ ऐसे सवाल आज आपसे पूछने वाली हूँ जो आम जनता जानना चाहती है आपसे। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चंस लोगों के मन में आता है वो ये है कि पीसीओडी और पीसीओएस में डिफरेंस क्या है। दिस इज अ मेन क्वेश्चन, क्योंकि लोगों को लगता है यार ये तो एक ही चीज़ है। तो डिफरेंस। शुक्रिया। ये बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो हमेशा पहला क्वेश्चन पूछते हैं, मेरी बेटी को पीसीओडी है या पीसीओएस है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। पीसीओडी में क्या होता है कि ये आपका सिर्फ ओवरी तक ही लिमिटेड होता है। मींस आपका पीसीओसी में क्या होता है कि हर बार हमारी ओवरी से एग रिलीज होते हैं। पीसीओएस, अच्छा पीसीओडी में, हाँ। ठीक। तो हर बार हमारी ओवरी एक एग रिलीज करती है। पीसीओडी में जो एग रिलीज करती है वो मैच्योर नहीं होते, इमेच्योर या पार्शियली इमेच्योर होते हैं। जब वो रिलीज होते हैं वो सिस्ट फॉर्म में चले जाते हैं। सिस्ट होती है जैसे एक छोटा सा झिल्ली होती है जो पानी उस ओवरीज के अंदर होता है, उसको सिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये ओवरी तक ही लिमिटेड होता है। इसके अंदर सिम्टम ये आ जाते हैं, आपका वेट गेन आ गया और हेयर ग्रोथ आ गई, स्किन ऑयली होगी, एक्ने हो गया, ये मोस्टली पीसीओडी में आता है। पीसीओएस में क्या होता है कि आपका जो इसके साथ सेम ही चीज़ होती है, उसमें मल्टीपल सिस्ट हो जाती हैं और साथ में इसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आ जाता है। मींस आपकी बॉडी के और भी ऑर्गन इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर एमिनोरिया आ गया। एमिनोरिया में होता है कि पीरियड ही नहीं आते। ओके। आपको जो है या बहुत लेट आते हैं, हेयर ग्रोथ, वेट गेन, ओबेसिटी टर्न हो जाता है और बहुत सारे केसेस में इनफर्टिलिटी का पार्ट प्ले करते हैं, आप बच्चा पैदा नहीं करते। अगर और वर्सन हो जाए, डायबिटीज़ आ गई, हाइपरटेंशन आ गई, ये सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाती है। ओके, पीसीओडी में, पीसीओएस में, पीसीओएस में दोनों में डिफरेंस है, वो ओवरी तक है। जो पीसीओएस है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी साथ में हो जाता है। बेसिकली उसमें हमारा एक हार्मोन्स होते हैं जो ज़्यादा मोर इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसमें मेल हार्मोन होता है, वो जो नॉर्मल से ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू हो जाता है, जो एंड्रोजन, नहीं एंड्रोजन, 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 ओके। जो एक हार्मोन होता है, हर लेडी में प्रोड्यूस होता है, बहुत मिनिमम क्वांटिटी, उसमें ज़्यादा हो जाता है पीसीओएस में। पीसीओडी जो होती है वो सिर्फ ओवरी तक ही लिमिटेड होती है। उसके अंदर आपकी जो होती है वो सिर्फ आपकी जो एक पीरियड थोड़े से इरेगुलर हो गए, आपका वेट गेन हो गया, आपकी एक्ने होगी, स्किन की प्रॉब्लम, वो ओवरी तक। इसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इसमें आपके बाकी के बॉडी के पार्ट भी इन्वॉल्व हो जाते हैं पीसीओडी में, पीसीओएस में। पीसीओएस में।
ओके, तो जब पीसीओडी होता है तो मैंने सुना है कि सिस्ट बनते हैं। जो मैंने आपको पहले बना था, सिस्ट बनते आते हैं, उसमें मल्टीपल सिस्ट हो जाते हैं। सिस्ट इसमें भी होते हैं। सिस्ट क्या होता है, इसको ये कहना चाहिए, इसमें छोटे से एक लिटिल सैक है, छोटी सैक है, और उसके अंदर एक लिक्विड भर जाता है, उसको लेमन लैंग्वेज में हम ये बोलते हैं। ओके, दैट इज सिस्ट। पीसीओडी में। हाँ, वो पीसीओएस में भी आएगा, उसमें सिस्ट मल्टीपल आ जाती है, बहुत सारी होगी। पीसीओडी और पीसीओएस में ये डिफरेंस आपने जैसे बताया, मैं जो समझ पा रही हूँ कि पीसीओडी जो है वो सिर्फ ओवरी तक लिमिटेड है। हाँ जी। और पीसीओएस जो है वो पूरे बॉडी को इन्वॉल्व, हाँ, वो आपकी बॉडी के काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व कर लेता है। ओके। जैसे आपका डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन आ गई, इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, एमिनोरिया आ गया, वेट गेन आ गया, लाइक दिस देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, और अगर मैं जैसे सिस्ट की बात करूँ तो पीसीओडी में जो सिस्ट बनता है वो आपको ओवरी, जो पीसीओडी में होगा, एक जो दोनों में सिस्ट होता है उसमें मल्टीपल हो जाएंगे। किसमें? पीसीओएस में मल्टीपल सिस्ट हो जाएंगे। सिस्ट जो बेसिकली होती है वो एक आपका छोटा सा सैक है जिसके अंदर पानी होता है, दैट इज अ वाटर। आपको लेमन लैंग्वेज में मैं इसको समझा सकती हूँ। तो ये होता क्यों है, मतलब बेसिकली अगर मैं पूछूं तो क्यों होता है पीसीओडी या पीसीओएस, होने की वजह क्या है? होम्योपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको मैं देखती हूँ, पीसीओसी और पीसीओडी, इसको मैं होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको, मैं ये वाले सारे केसेस लेती हूँ। उसके अंदर हमें सबसे पहले जब भी हमें वो केस लिया जाता है, अगेन मुझे उसके डीप डाउन जाना पड़ता है। उसको हम सबसे पहला रीज़न उसका स्ट्रेस लेते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, पीसीओडी का जैसे छोटा बच्चा है 13 साल का, स्कूल में पढ़ रहा है। अब स्कूल में पढ़ रहा है, बॉडी में चेंजेस शुरू हो रही हैं, और स्कूल का एक अपना कंपटीशन है, कंपैरिजन है कुलीग के साथ, अपने स्टूडेंट जो बच्चे हैं उनके साथ, और फिर सोशल प्रेशर है कि मुझे टॉप करना है, मुझे पास करना है। उसका एक स्ट्रेस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। जब आपका स्ट्रेस क्रिएट होना शुरू हो जाता है तो आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी बन जाती है। अगर फैमिली में डायबिटीज़ है, हिस्ट्री ऑफ द, उसके फादर मदर नाना दादा सबको अगर डायबिटीज़ है, तो उस बच्चे के अंदर उसकी टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। अब उसका जो वो पैदा होता है तो वो डेफिनेटली उस पोर्शन के साथ, वीक पोर्शन इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी के साथ पैदा होता है। तो अब उसको जब स्ट्रेस होगा, जब वो अपनी चीज़ें ठीक से हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि नेचुरली नाउ आप छोटे बच्चे से पुबर्टी एज में चले जा रहे हो, तो आपके हार्मोन्स जो है स्ट्रेस में जा रहे हैं, तो वो रिलीज़ नहीं होते, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी क्रिएट हो जाती है, तो वेट गेन होना शुरू हो जाता है। जैसे ही वेट गेन शुरू होता है तो आप देखने में सुंदर नहीं लगते हो, तो लड़कियों को एक प्रोटेंड किया जाता है वो बहुत सुंदर, पतली, स्लिम ट्रिम, खूबसूरत लगनी चाहिए। अब एक बहुत बड़ा स्ट्रेस आ गया, आप मोटे हो गए, आपकी ड्रेसेस पूरी नहीं आई, खूबसूरत नहीं लगे, तो यू फील ऑकवर्ड, तो आपके एक मेंटल स्टिग्मा स्टार्ट हो गया। जैसे आप उससे आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे होने शुरू हो, तो आपके पीरियड्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तो आपका जो इंसुलिन है उसको आपके हार्मोन्स बाकी के रिलीज़ नहीं करने देता। जैसे रिलीज़ नहीं करने देता तो आपका ये, आप जब से आपको, फिर हम उसको डायग्नोज के लिए जाते हैं, उसको बोलते हैं पहले अल्ट्रासाउंड कराओ। जैसे ही अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसमें पीसीओडी आ जाता है या पीसीओएस है, अकॉर्डिंग टू द वे उसने अपना किस एज में कैसा स्ट्रेस लिया वो आ जाता। तो मेरे लिए वो केस एक इस टाइप से हो जाता है कि मुझे उसके अंदर अल्ट्रासाउंड के अलावा उस पेशेंट को मेंटली अंडरस्टैंड करना, उस बच्चे ने वो स्ट्रेस कहाँ से लिया। अगर छोटा बच्चा है, अगर वो यंग एज में है, कॉलेज चली गई है, कॉलेज में क्या होता है कि बहुत सारे जो गर्ल्स होती हैं नेचुरली अपने फैमिली से पहली बार कॉलेज जाती हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन में रहती हैं। जैसे वो एक्सपोज होती हैं, नेचुरली नाउ यू ऑन अ बिग बॉन्ड, छोटे से बॉन्ड से बड़े प्रोटेक्शन से निकले हैं, तो बुली होते हैं बच्चे, तो बुली होते हैं तो अपने कई चीज़ें उनके साथ इंसिडेंट होते हैं, वो चुप हो जाती हैं, क्योंकि हमें अपनी प्रॉब्लम एक्सप्रेस करने की अगर नहीं है, पेरेंट्स बहुत सारे अच्छे पेरेंट्स भी होते हैं जिनके साथ वो एक्सप्रेस करती हैं, तो एक्सप्रेस नहीं कर पाते जो बच्चे, ये डिपेंड करता कितना एक्सप्रेस कर पाए। अगर नहीं कर एक्सप्रेस पाए तो उसके आपके सारे वही हार्मोन्स, क्योंकि माइंड एंड बॉडी हमेशा बैलेंस करनी होती है। अगर माइंड इम्बैलेंस हुआ तो आपकी बॉडी इम्बैलेंस होगी ही होगी, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं कि नहीं होने वाली, वो 100% इम्बैलेंस होती है। जैसे वो इम्बैलेंस होना शुरू होती है तो आपके सिम्टम्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। और आपकी फैमिली अगर जेनेटिकली आ गई तो आपके पीसीओडी से ज़्यादा
PCOS के चांसेस ज़्यादा बनने के भी चांसेस हो जाते हैं, तो वो सब आ जाता है। जैसे आपने अभी कहा माइंड और बॉडी बॉडी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ मेडिसिन से तो आप माइंड बैलेंस नहीं कर सकते, नहीं, फिर उसके तो साथ थोड़ा मेडिटेशन भी लगता है। हाँ, जैसे हम PCOD के केसेस आते हैं, जो मैं ट्रीट करती हूँ उसके साथ माइंड बॉडी बैलेंस करने के साथ फिर उनको डाइट के ऊपर इंस्ट्रक्शन मिलती हैं, डेफिनेटली देन उनको एक्सरसाइज फिटनेस के लिए बोला जाता है, फिर मेडिटेशन भी जो आपको बहुत पसंद है, जो आप एज यूजुअल सुप्रिया को बहुत पसंद है, फिर मेडिटेशन और फिर उनको मेंटली अपनी जिस चीज़ों के साथ वो कंडीशन क्रिएट कर लेते हैं कि ये मैं नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसको स्कूल जाता है तो उसको कंपटीशन आ गया तो वो हार कर आ जाता है, और एक बार फर्स्ट आया सेकेंड टाइम हार गया तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि वो ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं जाता, ही इज़ अ फेलियर या शी इज़ अ फेलियर, शी इज़ अ फेलियर। तो वो जो उसका मेंटल कंडीशन है उसको ब्रेक करना, उसको समझाना, उसको मेंटल ट्रिक समझाना, उनको ये मैं एज ए डॉक्टर उनको सिखाती हूँ। फिर उनको मेंटल ट्रिक के मेंटल कंडीशन से कैसे बाहर निकला जाता है ये सिखाया जाता है। फिर उनके सारे हार्मोन्स को अंडरस्टैंड किया जाता है, फिर उनके अल्ट्रासाउंड्स को अंडरस्टैंड किया, फिर हॉलिस्टिकली इंडिविजुअली हर पेशेंट उस बच्चे को या उस लेडी को या उस सारी चीज़ों को हैंडल किया जाता है। फिर इंडिविजुअली पर्सनलाइज मेडिसिन सेलेक्ट होती है उनकी। तो अगर मैं PCOD और PCOS में आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा थोड़ा डेंजरस कौन सी बीमारी है? PCOS या ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बहुत सारे आ जाते हैं। ओके। PCOD आपका सिर्फ सिंपल सा वो एक एरिया में ही होता है, वो इजीली मैनेज हो जाता है, ठीक है। और उसके अंदर अगर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, अगर आपको डायबिटीज़ आ गई, हाइपरटेंशन आ गई, इनफर्टिलिटी आ गई, तो वो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आती है, तो उसको टाइम कंज्यूमिंग हर चीज़ ज़्यादा लगती है। ओके, PCOS में। हाँ जी। ओके, और PCOD में अगर मैंने कई बार ये भी सुना है कि ओवरी कई बार निकाल दिया गया कुछ फीमेल्स का। वो PCOD और PCOS में नहीं निकाला जाता, वो एंडोमेट्रियोसिस में निकाला जाता है। अच्छा, अब देखिए, अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि PCOD अगर हो गया तो ओवरी निकालना पड़ता है। नहीं, वो एंडोमेट्रियोसिस में आपकी ओवरी निकाली जाती है। एंडोमेट्रियोसिस में अगर वो बहुत सारा फैल गया और उसका साइज़ बहुत बड़ा हो गया, बहुत सारे उसके साइजेज, अगर हमारी बॉडी में साइजेज उसका 200 ml आ गया, उसके अंदर लिक्विड आ गया, तो हम उसे सर्जरी के साथ निकालना पड़ता है उसको। ओके। तो जैसे अभी हम ओवरी के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं, तो मैंने कई बार ये भी सुना है कि ओवेरियन कैंसर जो है उसका फर्स्ट स्टेज जो होता है वो PCOD होता है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? मतलब इन शॉर्ट में अगर कहूँ कि ओवरी कैंसर वो अलग है, वो अलग चीज़ हो जाती है। अच्छा, वो बिल्कुल अलग है, उसका कोई इससे PCOD कनेक्शन नहीं, इसका कोई कनेक्शन नहीं। लोगों को ये मिसकॉन्सेप्शन है कि PCOD का मतलब, अधिकतर लोगों को ये लगता है कि ये कैंसर का फर्स्ट स्टेज है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसे मतलब हम ट्रीट कर सकते हैं, PCOD PCOS को हम ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, इसको ट्रीट कर सकते हैं। ओके, ये ट्रीटेबल होती है। और अगर मैं इन तीनों में डिफरेंस, जैसे हमने पहले भी शो में बात किया था एंडोमेट्रियोसिस के ऊपर, PCOD और PCOS तीनों लगभग सिमिलर ही हैं, तो लोगों को, हमारे दर्शकों को कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप इन तीनों में एक बार थोड़े पॉइंट्स को लेकर आप ब्रीफ करिए डिफरेंसेस को। PCOD के अंदर क्या होता है कि आपका सिंपल ओवरी का एक सिंपल पानी वाला सिस्ट हो गया, राइट। अब PCOD के अंदर अगर आपके एस के अंदर PCOD एस के अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो गया, अगर आपने उसको ट्रीट नहीं करा, आपके जो उसको हैंडल नहीं करा, और तो वो उसके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आ गए। अब जो एंडोमेट्रियोसिस होती है उसमें आपके जो पीरियड्स होते हैं वो रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, उल्टी दिशा में चल पड़ते हैं। तो आपका वो जो है वहाँ ब्लड कलेक्ट हो जाता है अदर ऑर्गन्स में, नहीं, ओवरीज के अंदर। अब आपको उसको एंडोमेट्रियोसिस, चॉकलेट सिस्ट होगी, एंडोमेट्रियोसिस होगी, तो उसके अंदर आपका जो थिक ब्लड जो होता है, ब्लड वहीं रहना शुरू हो जाता है, वो एंड चॉकलेट सिस्ट बन जाती है। उन तीनों में बहुत डिफरेंस होता है, और ये जब तक आप किसी भी गायनी के पास जाके अपने सारे हार्मोन्स या अल्ट्रासाउंड नहीं कराओगे, कोई भी आपको सिम्टम पे कोई नहीं अंडरस्टैंड करके कोई मेडिसिन या नहीं दे सकता। इसके लिए आपकी डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मतलब ऐसे हम क्या प्रिकॉशंस अपना सकते हैं जिससे हम इन बीमारियों से बच सकें? सबसे ज़्यादा इन प्रिकॉशन के लिए एक्सरसाइज, डाइट, क्योंकि हम बच्चे बहुत आजकल जंक फूड्स खाते हैं, उनको न्यूट्रिशियस डाइट चाहिए होती है।
और एक्सरसाइज बहुत मस्ट है जो हम नहीं कर पाते। जो इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप को मेंटली अंडरस्टैंड करना कि आप किस चीज़ की वजह से डिस्टर्ब हो रहे हो और क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो, और ये बहुत जानना आपको ज़रूरी होता है। हर पर्सन को एज ए पर्सन अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है कि मैं अपने आप को जानो, अपनी कैपेबिलिटी अंडरस्टैंड करो। ये सारे फिर फिलोसफिकल क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। किसी भी पर्सन को जानना, ये आपके जो सुप्रिया का फेवरेट टॉपिक रहता है स्पिरिचुअल, उसमें चला जाता है। लेकिन हर इंसान को इतना ज़रूर पता होना चाहिए मेरी कितनी कैपेबिलिटी है, मेरी डिज़ायर कैसी हैं, मैं अंडरस्टैंड कैसे कर सकता हूँ ये, और आपके सर्कमस्टांसेस आपको कितना अलाउ करते हैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, और आप अपने को अडेप्टेबिलिटी कैसे लेकर जाते हो उस सर्कमस्टांस को अंडरस्टैंड करने के लिए। ये बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। और जब हम होम्योपैथी देखते हैं तो हम ये सारे क्वेश्चन इररिलेवेंट नहीं होते, हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाउ यू रिएक्ट अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टांस, हाउ यू बिहेव अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टांस, you are, that is a very important to first is a priority for us to select the medicine for the patient. ये तो बात हो गई कि हम कैसे इन बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। हाँ जी। लेकिन अगर बाई चांस ये बीमारी किसी को हो गई तो उसके बाद उसे क्या करना चाहिए और कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है? क्योंकि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ तो मैं कहूँगी होम्योपैथी खानी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसका आप होम्योपैथी खाने से एक फ़ायदा होता है क्योंकि हम उस पेशेंट को ओवरऑलिंग कर देते हैं, माइंड एंड बॉडी बैलेंस कर देते हैं, जो मैं बार बार बोलती हूँ। मीन्स वी आर मेंटली एंड हार्मोनली, इमोशनली, फिजिकली फिट होते हैं। ओवरऑलिंग, जैसे आप कार की ओवरऑलिंग को खूबसूरत बना देते हो, हम मेडिसिन के साथ वो करते हैं, होम्योपैथी के साथ। ओके। तो जो होम्योपैथिक को लेकर ना लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि एलोपैथिक मेडिसिन से इंस्टेंट रिलीफ मिलता है बट होम्योपैथिक टेक टाइम्स, तो उसमें ये भी गलत मिसकंसेप्शन है। तब बहुत समय लगा। जैसे मेरी मम्मी होम्योपैथिक खाती हैं, तो मेरी मम्मी का तो बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट है होम्योपैथिक पर कि वो तो बिल्कुल होम्योपैथिक को छोड़ के कहीं और नहीं जाती। लेकिन मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं खुद ये कन्फेशन करना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि टाइम लेता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये बहुत मिसकंसेप्शन है होम्योपैथी के बारे में। होम्योपैथी आई थिंक सो बहुत जल्दी क्विक रिलीफ देता है अगर आपका डॉक्टर उसको अंडरस्टैंड कर पाए। ओके। सबसे ज़्यादा होम्योपैथी की प्रॉब्लम है कि आपका डॉक्टर को बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो डिज़ीज़ जो भी आपकी बीमारी है उसको कितना जानता है, अवेयर है, और दूसरा वो उसका माइंड को कितना अंडरस्टैंड कर, क्योंकि होम्योपैथी जितनी भी है वो माइंड बेस्ड होती है। फिर उसका सेकंड पार्ट आता है आपकी बीमारियों के साथ। अगर वो जैसे ही उसकी माइंड को अंडरस्टैंड कर लेता है कि ये वाली प्रॉब्लम उसकी जो PCOD है, PCOS है, या एंडोमेट्रियोसिस है, या मैं जैसे मीनोपॉज देख रही हूँ, पोस्टपार्टम डिप्रेशन देख रही हूँ, कोई भी डिजीज़ देख रही हूँ, तो उसमें माइंड जब इम्बैलेंस हो रहा है तो वो कहाँ से इम्बैलेंस क्रिएशन हो रही है। अगर हम उसकी क्रिएशन को समझ लें कि यहाँ से ये क्रिएट हो रहा है और उसका ये हार्मोन, ये उसके साथ सेकंड पार्ट आ गया, हार्मोन कौन सा इम्बैलेंस हो गया, क्योंकि जैसे हम उसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, एस्ट्राडोल हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड, जैसे वो हार्मोन्स को अंडरस्टैंड करते हैं उस माइंड के क्रिएशन के साथ, और फिर उसके साथ सिम्टम को कोरिलेट करते हैं कि ये सिम्टम, फॉर एग्जांपल इस पेशेंट का पीरियड नहीं आ रहे और माइंड ये कह रहा है मैं ज़िंदगी भर का फेलियर हो गया, ठीक है, उसके साथ अब उसका हार्मोन जो LH है वो चला जाता है। अब मुझे 3-4 चीज़ें उसकी समझ में आ गई। अब इसका माइंड ये हो गया कि उसको इतना बड़ा माइंड को शॉक लगा, उसने अपने आप को परमानेंट लाइफ लॉन्ग फेलियर एक्सेप्ट कर लिया। उस पेशेंट का जब मैंने डीकोड करा और अंडरस्टैंड करा और सारा करा, तो मुझे पता चला कि वो पेशेंट कह रहा है कि मैं ज़िंदगी भर का फेलियर हूँ, क्योंकि मैं हर पेशेंट के ऊपर हमें टाइम लगाना पड़ता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो मेरे पास आते हैं वो बहुत जगह से ट्राई करके आते हैं, वहाँ गए कोई रिलीफ नहीं मिलता। तो जब हम उनसे डिस्कस करना चाहते हैं, सुनना शुरू करते हैं, तो पहला उनका हमारे लिए थैंक्स होता है, यू आर द फर्स्ट डॉक्टर जो आपने मुझे पूरी तरह समझा, अंडरस्टैंड करा कि मेरी प्रॉब्लम कहाँ पे है, कहाँ से आ रही है। ये हमारे लिए, हर होम्योपैथ डॉक्टर, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस पेशेंट को
अंडरस्टैंड करना। जैसे मैं वो अंडरस्टैंड कर लेती हूँ तो उससे मैं उस पेशेंट की मेडिसिन, उसकी पर्सनलाइज मेडिसिन, अप्रोप्रिएट मेडिसिन उस पेशेंट की समझ पाती हूँ और उसको हैंडल कर पाती हूँ। लोगों के मन में ना डॉक्टर्स से मिलने के पहले एक सवाल और रहता है जो लोग अक्सर हमसे कहते हैं, क्योंकि हम शोज़ करते हैं जब भी डॉक्टर्स के साथ, तो कमेंट्स में कई बार आती हैं चीज़ें। लोगों को ये डर रहता है कि जब भी हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं वो एक्स्ट्रा मेडिसिन्स लिख देते हैं, जो बीमारी नहीं है उसके बारे में भी वो बड़ा बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। तो लोग डरते हैं डॉक्टर्स के पास जाने से कि यार बीमारी नहीं है, पता है वो बढ़ा देंगे, एक्स्ट्रा बढ़ाकर हमें बताएंगे कि ये बीमारी है और दवाइयाँ भी एक्स्ट्रा लिख देंगे। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि क्या सच में डॉक्टर्स ऐसा करते हैं? मैं बाकियों के बारे नहीं कह सकती हूँ, मैं अपने बारे में कह सकती हूँ कि बाकी क्या करते हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी एज ए डॉक्टर मैं जो केस लिखूँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो अगर मैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ तो मैं किसी अगर पेशेंट को डरा रही हूँ तो इसका मतलब है कि मैं उसका माइंड जो अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ उसको पहले ही ब्लॉक कर दिया। तो अगर मैंने ब्लॉक कर दिया तो वो मेरे साथ कंफर्ट में नहीं आएगा। अगर वो मेरे साथ कंफर्ट में नहीं आएगा तो वो मुझे अपनी डीप डाउन सिम्टम्स नहीं बता पाएगा, तो मैं उसको हेल्प नहीं कर पाऊँगी। तो ये मैं किसी भी पेशेंट के साथ नहीं करेक्ट करती हूँ। ओके, ये मेरा अपना तरीका है केस लेने का। ओके। तो जब किसी फीमेल को पीसीओडी होता है या पीसीओएस होता है तो उस टाइम पे क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती है? मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं हो पाती जब तक उसके हार्मोन्स बैलेंस नहीं होते। ओके, वो हार्मोन्स बैलेंस कराना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके। तो ये मेडिसिन से हार्मोन्स बैलेंस हो बैलेंस हो सकते हैं? जाते हैं। मतलब होम्योपैथी की मेडिसिन से हम अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं? कर सकते हैं। मतलब मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये सुन के सच में, क्योंकि हार्मोन्स बैलेंस करना बड़ा ही इम्पॉसिबल सी चीज़ लगती है लोगों को। नहीं, होम्योपैथी के साथ हम जब, क्योंकि आपके सारे हार्मोन्स माइंड बैलेंस करता है, माइंड से क्रिएट होते हैं, आपकी बॉडी सारी बैलेंस माइंड के साथ होती है। होम्योपैथी सिस्टम जो होता है कि वो आपकी माइंड एंड बॉडी बैलेंस करता है। तभी मैं हर केस के ऊपर टाइम लगाती हूँ, अंडरस्टैंड करती हूँ। जब माइंड बैलेंस करूँगी तो ऑटोमेटिकली उसके हार्मोन्स भी बैलेंस होंगे। बैलेंस हो जाए। फिर जब उसके साथ उसको माइंड के हैंडल करने की हम उसको ट्रिक सिखाते हैं तो उससे भी बैलेंस होते हैं, और फिर मेडिसिन हम जो देते हैं उससे भी बैलेंस होते हैं। सो ये तरीके से हम सारी चीज़ें बैलेंस कर सकते हैं। तो बड़ा आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया ये पीसीओडी, पीसीओएस और एंडोमेट्रियोसिस। तो ये नाम तो मैंने भी आज पहली बार सुना है एंडोमेट्रियोसिस का, मतलब सॉरी लास्ट प्रोग्राम में हमने बात किया और आपने जो डिफरेंसेस बताए तो ये मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहती हूँ हमारे दर्शकों को, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस में ब्लड कहीं पे स्टोर हो जाता है जो रिवर्स हो जाता है और उल्टा, आप उसको लेमैन लैंग्वेज में कह लीजिए उल्टी डायरेक्शन में जो बाहर की तरफ आना है वो उल्टी डायरेक्शन में चला गया। और पीसीओडी आपका जो ओवरी है वो ओवरी में प्रॉब्लम, ओवरी तक ही लिमिटेड रहता है। और पीसीओएस जो है उसके अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, आपका पीसीओडी तो है, ओवरी में तो है इम्बैलेंस, मल्टीपल सिस्ट है, साथ में आपके बहुत सारे प्रॉब्लम भी साथ में स्टार्ट हो, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाता है। तो ये तीनों को तो हमने बड़े शॉर्ट में समराइज कर दिया, और अगर इन तीनों को मैं अगर समराइज करूं कि हम इनसे कैसे बच सकते हैं तो डाइट, मेडिटेशन और एक्सरसाइज, इन तीन चीजों पे अगर हम फोकस करें तो डेफिनेटली हमें इन बीमारियों से नहीं सुप्रिया, इसके साथ होम्योपैथी बहुत जरूरी है। उसके बिना ये मतलब प्रिकॉशन की बात कर रही हूँ, प्रिकॉशन के अंदर भी आपकी होम्योपैथी हेल्प करती है। सीरियसली या आप उसको ले सकते हो। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो तो आप उसको रिलैक्सेशन ही अपने आप को मैनेज करना शुरू करोगे तो आप काफ़ी चीज़ों से प्रिवेंटिव भी तो हो जाओगे। मतलब होम्योपैथिक इज़ अ मिरेकल। या होम्योपैथी साइंस के बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल कि वो कुछ इस टाइप की हेल्प कर सकती है। और मैंने ये भी सुना है कि इसका एक बेनिफिट जो सबसे बेस्ट है कि इसके साइड इफेक्ट नहीं होते। या क्योंकि होम्योपैथी का साइड इफेक्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि इसका होम्योपैथी का एक बेसिक प्रिंसिपल है सिमिलिया सिमिलिबस कोरेंचर। आपकी जो बॉडी होती है जैसे सिम्टम क्रिएट हुई वैसी ही उसकी मेडिसिन की सिलेक्शन होती है। एग्जाम्पल देखिए मैं इसको बोल सकती हूँ, प्याज काटते हैं ना जब तो आंखों में पानी आता है, छींकें आती है, नोज बहता है, और जो प्याज को हम जो मेडिसिन है उसको इलियम सिप्पा कहते हैं, उसके भी सेम सिम्टम होते हैं।
तो आपका मतलब है कि आप उस समय आपको एलियम सिप्पा जैसी, अगर आपके नॉर्मल किसी पेशेंट को आंखों में पानी आ रहा है, आइज़ में जलन हो रही है, छींकें आती, तो एलियम सिप्पा उस पेशेंट की मेडिसिन बन जाती है। तो दिस वे, दैट्स वाई आई से कि आपका बॉडी का जो सेम सिस्टम है उसको अंडरस्टैंड करना, माइंड को अंडरस्टैंड करना, ये उसका बेसिक पार्ट है होम्योपैथी का। उसके बिना आपकी कोई भी डिजीज़ मैनेज नहीं हो पाती। अगर आपको होम्योपैथी करनी है मैनेज, तो उसको पूरी तरह पेशेंट को अंडरस्टैंड करना, कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना और उसको पर्सनलाइज करना इम्पॉर्टेंट है ये तीनों बीमारियों को कवर करने के लिए। क्योंकि अक्सर एलोपैथिक मेडिसिन में डिजीनेस, नोसिया, ये थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसे होते हैं जिसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। मतलब वो सीधा आपकी बीमारी पर अटैक करेगा, आप पे अटैक नहीं करेगा। तो होम्योपैथिक का ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे आप शो में आए और इतनी डिटेल में आपने जानकारी दी। थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन मुझे खुद को भी था वो भी इस शो में क्लियर हो गया। तो होम्योपैथिक, तो मैं भी अब होम्योपैथिक के ही लाइन में जाने वाली हूँ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।